नमस्कार। विशेष की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अदम्य वीरता, दृढ़ संकल्प, पराक्रम, साहस और समर्पण, कुछ इन्हीं मूल मंत्र के इर्द गिर्द भारतीय सेना कई दशकों से देश की आन बान शान को बढ़ाती चली आ रही है। आज से 68 साल पहले 15 जनवरी को ब्रिटिश हुकूमत ने सेना की कमान देश को सौंपी थी। सेना इस तारीख को समारोह के रूप में मनाती है। इस मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सेना के जश्न से इतिहास तक विशेष में आज हम आपको तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, सेना दिवस। वो रात भर जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। वो अपनी जान पर खेलकर हमारी हिफाजत करते हैं। आज उन्हीं का दिन है। आज पूरे देश ने 68वां थल सेना दिवस मनाया। इस मौके पर दिल्ली में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने पराक्रम के कई करतब दिखाए। इस मौके पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार खड़ी है। ये तस्वीरें हैं सेना दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह की। इसमें हमारे जवानों ने जाबाजी के हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। मुश्किल हालात में सेना कैसे काम करती है, कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करती है और कैसे किसी भी आपात स्थिति से निपटने में जुट जाती है, इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में परेड का भी आयोजन किया गया। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने सलामी ली। इस मौके पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह देखकर मुझे खुशी होती है कि लगातार चल रहे इन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के बावजूद भी इंडियन आर्मी ने अपने प्राइमरी रोल पर पूरा ध्यान बनाए रखा है। हम हमेशा देश के सामने आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सेना प्रमुख जनरल सुहाग ने साइबर क्राइम पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इसे बड़ी चुनौती माना। सेना प्रमुख ने कहा कि चीन की सेना के साथ उत्तरी सीमा पर बेहतर समझ विकसित हुई है और इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर चुनौतियों का जिक्र भी किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डिस्प्यूटेड एरिया में घुसपैठ होती है और हमारी ओर से भी सीमा पर अपने इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग जारी है। इसके बावजूद दोनों सेनाओं के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग में महत्वपूर्ण सुधार आया है। हमारे ईस्टर्न और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर्स और उनके डेलीगेशन का हाल ही में चीन के दौरे पर जाना और चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का इंडिया के दौरे पर आना दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई आपसी समझदारी का परिणाम है। जनरल दलबीर सुहाग ने जवानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक आपदा के दौरान भी भारतीय सेना ने आगे बढ़कर मदद की और नेपाल में भीषण भूकंप में भी दिन रात राहत और बचाव अभियान चलाया। सेना प्रमुख ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि थल सेना के बेस अस्पताल में जल्द ही सेवानिवृत्त जवानों के लिए अलग से विंग तैयार किया जाएगा, जहां उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम अपने वेटरन्स के योगदान तथा वीर नारी के बलिदान को भी नमन करते हैं। मुझे इस बात की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने एजी ब्रांच के नीचे एक नया वेटरन्स डायरेक्टरेट स्थापित किया है, जिसका मैंने कल उद्घाटन किया है। इससे हमारे वेटरन्स तथा वीर नारी की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सेना दिवस पर हमारी सेना की अदम्य वीरता,
दृढ़ संकल्प और समर्पण को सलाम। दिल्ली के अलावा सभी 6 कमान मुख्यालयों पर परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान सेना ने अपनी मारक क्षमता का भी प्रदर्शन किया। अत्याधुनिक हथियारों और टैंक, मिसाइल, बख्तरबंद वाहन जैसे साजो सामान का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कई जवानों को अलग अलग सम्मान से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी के बाद जनरल के.एम. करियप्पा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले प्रमुख थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेना के नाम की। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन पर। कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किया था। वे भारतीय सेना के उन 2 अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की पदवी दी गई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ दूसरे ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। करियप्पा का मिलिट्री करियर लगभग 3 दशक लंबा रहा, जिसके दौरान 15 जनवरी 1949 को उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके बाद से ही 15 जनवरी सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में हुआ। कुर्ग उस वक्त एक रियासत थी। उनके पिता कोडंडेरा माडिकेरी में एक राजस्व अधिकारी थे। के.एम. करियप्पा के अलावा उनके 3 भाई और 2 बहनें भी थीं। उनकी स्कूली शिक्षा 1917 में पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए उसी साल मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद ही उनका चयन सेना में बतौर अधिकारी हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को भी सेना में कमीशन देने की मांग की, जिसे कुछ संघर्ष के बाद आखिरकार मान लिया गया। सख्त जांच और परीक्षण के बाद के.एम. करियप्पा को उस पहले दल में शामिल कर लिया गया जिसे कठोर प्री कमीशन प्रशिक्षण दिया जाना था। 1919 में करियप्पा को केसीआईओ के पहले दल में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक इन्फेंट्री में बतौर टेम्पररी सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया। 1921 में उन्हें टेम्पररी लेफ्टिनेंट बना दिया गया और 1922 में उन्हें स्थायी कमीशन मिल गया और इस तरह वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनाए गए, जिसके बाद 1923 में करियप्पा को लेफ्टिनेंट का पद दे दिया गया। 1927 में करियप्पा कैप्टन बने। इसके बाद उन्होंने डोगरा रेजिमेंट के साथ मेसोपोटामिया में अपनी सेवाएं दी। 1933 में क्वेटा के स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण कोर्स करने वाले वो पहले भारतीय अधिकारी बने। 1938 में उन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। उसके अगले साल ही उन्हें स्टाफ कैप्टन बना दिया गया। 1941-42 के दौरान उन्हें इराक, सीरिया और ईरान में तैनात किया गया और 1943-44 में उन्होंने अपनी सेवाएं बर्मा में दी। 1942 में किसी यूनिट का कमांड पाने वाले वो पहले भारतीय अधिकारी बने। 1944 में उन्हें टेम्पररी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया। जुलाई 1946 में उन्हें पूर्ण लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया और उसी साल उन्हें फ्रंटियर ब्रिगेड ग्रुप का ब्रिगेडियर बना दिया गया। वो बड़े उच्च दर्जे के ऑफिसर थे। उनका कैरेक्टर और इंटेग्रिटी जो है और प्रोफेशनलिज्म है आज भी हिंदुस्तान की फ़ौज में मशहूर है। अगर हिंदुस्तान की फ़ौज आज बड़ी एक अहम और बड़ी मजबूत फ़ौज के रूप में उभरी है, जिसमें बड़ा सारा पेट्रोटिज्म है, नेशनल फर्वर है, देशभक्ति है, अपोलिटिकल है, तो ये सब की जो नींव थी वो जनरल करियप्पा ने रखी थी। भारत के विभाजन के समय उन्हें सेना के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा, न्यायोचित और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा किया। देश की आजादी के बाद करियप्पा को मेजर जनरल के रैंक के साथ ही डेप्यूटी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया। जब उनकी पदोन्नति लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर हुई, तब उन्हें ईस्टर्न आर्मी का कमांडर बना दिया गया। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त उन्हें पश्चिमी कमान का
GOC-in-C बनाया गया। उनके नेतृत्व में जोजिला, द्रास और कारगिल पर पूरा कब्जा किया गया। 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा को भारतीय सेना का प्रमुख चुना गया। 1953 में वो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1956 तक अपनी सेवाएं दी। देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। 15 मई 1993 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में उनका निधन हो गया। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की आन बान शान के लिए मर मिटने का जज्बा और हौसला हमारी सेना की खासियत है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुए 2 विश्व युद्धों में भारतीय सैनिकों का जज्बा देखते ही बना तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान और चीन के साथ सेना ने 5 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों में जहां सेना को जीत हासिल हुई तो चीन के साथ माकूल कामयाबी नहीं मिली। आइए देखते हैं भारतीय सेना की लड़ाइयों पर यह खास रिपोर्ट। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान और भारत 2 आजाद मुल्क बने। आजादी के शुरुआती दिनों से ही भारतीय सेना को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सेना ने बंटवारे के बाद भड़की हिंसा को शांति दूत बनकर संभाला और अमन कायम रखने में अहम भूमिका निभाई। सेना ने रियासतों के एकीकरण में भी अहम भूमिका अदा की। 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों के साथ कश्मीर पर हमला कर दिया। नतीजतन भारतीय सेना को पाक फौज को रोकने के लिए उतरना पड़ा। सेना ने पराक्रम का परिचय दिया और 31 दिसंबर 1948 को दुश्मन की फौज को कश्मीर से खदेड़ दिया। चीन ने भारतीय सीमा पर हमला बोल दिया। ये लड़ाई भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के सिद्धांतों और गुटनिरपेक्षता की परीक्षा साबित हुई। आधुनिक हथियार और सैनिक साजो सामान की कमी के बावजूद भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध के बाद ही भारत ने रक्षा बजट में इजाफा किया और सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस करने का आगाज हुआ। उनका विश्वास था कि हिंदुस्तान को किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है और आर्म्ड फोर्सेस वास्तव में चाहिए ही नहीं है। फौज चाहिए नहीं, पुलिस इज गुड इनफ। लेकिन बहुत बड़ा उनको झटका लगा 1962 में जब चाइना ने हमला किया और देश की जो फौज थी पॉलिटिकल कारणों से, ना कि मिलिट्री कमजोरी की वजह से, पॉलिटिकल कारणों की वजह से हम पराजित हुए। चीन से जंग के करीब 3 साल बाद 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जंग शुरू कर दिया। 22 दिन तक चली इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया और पाकिस्तानी फौज को करारी मात दी। पाकिस्तान ने रेगिस्तान के कुछ इलाके में हमारी बंजर ज़मीन को कैप्चर किया था, कुछ जम्मू कश्मीर में ज़मीन को कैप्चर किया था, लेकिन टोटल जो कैप्चर किया था पाकिस्तान ने लगभग 400-500 किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर। इसके खिलाफ हिंदुस्तान ने उसके फर्टाइल एरिया में, सियालकोट में, लाहौर सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर हमने ज़मीन उसकी हासिल कर ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उस युद्ध का कोई बड़ा फैसला नहीं निकला, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर, खास करके अमेरिका और रशिया के प्रेशर से वो लड़ाई को रोक दिया गया। 1971 में एक बार फिर भारतीय सेना का पाकिस्तानी फौज से आमना सामना हुआ। इस युद्ध ने इतिहास बदल दिया। भारतीय सेना ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका अदा की। पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण तक करना पड़ा। 1971 युद्ध के हीरो रहे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब का हाल ही में निधन हुआ है। दरअसल उन्होंने ही पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल AA नियाजी को सरेंडर करने को मजबूर किया। ढाका में नियाजी ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की मौजूदगी में 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाला। 13 से 14 दिन में हिंदुस्तान की फौज ने एक नए देश को जन्म दिया। पाकिस्तान ने 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया। इसके बावजूद कि जब उनके पास 6 महीने की खाद्यान्न था, 6 महीने का असला था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए।
एक बार फिर पाकिस्तानी फौज करगिल में घुस आई। 8 मई से शुरू ये युद्ध 26 जुलाई 1999 तक चला। जंग में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज के मंसूबों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। विपिन चौहान के साथ अमिताभ दुबे, राज्यसभा टीवी। और विशेष में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर क्या है भारतीय सेना का पूरा इतिहास। Hello, I am Ishan Russell. I'm Tracy Shilchi and you're watching News Tonight. Together with the team of our Dedicated professionals from across various fields. This is Shyam Sundar. विशाल दहिया, Akhilesh Suman. Frank Pereira from Beijing, China. Kriti Mishra for Rajya Sabha Television. We bring to you the news that matters here on Rajya Sabha TV. नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहेते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और जंग ही नहीं, शांति काल में भी सेना बेजोड़ काम करती है। बात चाहे कुदरती आपदाओं की हो या आतंकी हमलों की, भारतीय सेना हमेशा मुस्तैद रहती है। सीमा की हिफाजत के साथ कई सामाजिक काम में भी आगे रहती है हमारी सेना। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं शांतिकाल में सेना दरअसल कौन कौन से काम कर रही है। ये है भारत की सेना, शांति के लिए प्रतिबद्ध, हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार। शांति पसंद मुल्क के तौर पर भारत की पूरी दुनिया में अलग पहचान है। अमन पसंद मुल्क की भावना की छाप शांतिकाल में सेना के कामों में बखूबी दिखाई देती है। न केवल देश में बल्कि सरहदों के पार भी हमारे सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अहम भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवाद की कड़ी चुनौती, भारतीय सेना हर चुनौती से मुस्तैदी से निपटती है। आजादी से अब तक भारतीय सेना ने शांति दूत के रूप में कई उल्लेखनीय काम किए हैं। फिर चाहे नक्सल पीड़ित इलाकों में लोगों को शिक्षित करना हो या अस्पताल के जरिए आम नागरिकों की तीमारदारी या फिर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ानी हो, सैनिक हमेशा मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। ये तस्वीरें हैं 16-17 जून 2013 की उत्तराखंड की। अब तक की सबसे बड़ी आपदा में सैनिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक अभियान ऑपरेशन राहत चलाया। उत्तराखंड में न केवल आपदा के दौरान बल्कि इसके बाद पुनर्निर्माण के काम में भी सेना की अहम भूमिका रही।
पिछले साल नेपाल के भूकंप में भी भारतीय सेना राहत और बचाव के काम में दिन रात जुटी रही। इतना ही नहीं, जवानों ने कई देशों के नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। नेपाल में भारत के काम की संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने खुलकर तारीफ की। यमन में ऑपरेशन राहत के जरिए सेना ने भारत समेत 32 देशों के 400 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाला। सेना के इस अभियान की भी पूरी दुनिया में सराहना की गई। चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ के दौरान राहत और बचाव के काम में सेना ने बेमिसाल काम किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में समय पर राहत पहुंचाकर नागरिकों की मुस्तैदी से हिफाजत की। कुदरती आपदाओं के अलावा आतंकवाद जैसी चुनौतियों में दुश्मनों के नापाक मंसूबों को सेना हमेशा से मुंहतोड़ जवाब देती रही है, फिर चाहे मुंबई का आतंकी हमला हो या हाल ही में पठानकोट की वारदात। सेना ने हर चुनौती में खुद को हमेशा बेजोड़ साबित किया है। अमिताभ दुबे, राज्यसभा टीवी। भारतीय सेना शुरुआत से ही गौरवशाली अतीत को समेटे हुए है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के वक्त से ही सैनिक के तौर पर भारतीयों की भर्ती होती थी। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान धीरे धीरे भारतीय सेना का विकास हुआ और आज़ादी के बाद भारतीय सेना देशवासियों के जहन में सुरक्षा की भावना और देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रही है। भारतीय सेना का लिखित इतिहास 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से मिलता है। शुरुआत में कंपनी ने व्यापारिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए भारतीयों को भर्ती किया, लेकिन बाद में 1748 में मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस की कमान में भारतीय सैनिक अपने काम को अंजाम देने लगे। 1857 में बैरकपुर और बहरामपुर में सैनिक असंतोष के बाद मेरठ में सैनिकों ने विद्रोही रुख अख्तियार कर लिया। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यही वजह थी कि नवंबर 1958 में ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। सेना की आर्टिलरी इकाइयों को शाही तोपखाने में मिला दिया गया। सैन्य पुनर्गठन के आधार पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। उस वक्त के अनुपात के मुताबिक 3,13,500 भारतीय सैनिक और 38,000 अंग्रेज सैनिक थे। लेकिन 1863 में सेना का पुनर्गठन हुआ और उस वक्त 1,25,000 भारतीय और 62,000 ब्रिटिश सैनिक रखे गए। 1903 में लॉर्ड कर्जन के काल में किचनर को भारत का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। इस दौरान सेना में अहम सुधार हुए। इसमें प्रेसिडेंसियों की तीनों सेनाओं को एकीकृत कर संयुक्त सैन्य बल बना और उच्च स्तरीय संरचनाओं के साथ ही 10 आर्मी डिवीजनों का गठन किया गया। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना के पास 1,50,000 सैनिक थे। कुल सैनिक शक्ति का 5वां हिस्सा घुड़सवार सैनिकों का था। सेना के पास तोपें नहीं थीं, लेकिन 1914 से 1918 के बीच तोपें 10 गुना बढ़ा दी गईं। विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक यूरोपीय, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व के इलाकों में अनेक डिवीजनों और स्वतंत्र ब्रिगेडियों में शामिल रहे। पहले विश्व युद्ध तक भारतीय अधिकारियों के लिए कमीशन्ड पद नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की पुरजोर मांग पर 1919 में इंदौर के मिलिट्री स्कूल से भारतीय अधिकारियों का पहला बैच निकला। इनमें से बाद में 33 कैडेट्स को 1920 में किंग्स कमीशन के लिए चुना गया। फील्ड मार्शल करियप्पा इसी बैच के सदस्य थे। 1920 के दशक में चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एंड्रयू स्कीन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी सदस्य थे। इन्होंने भारत में ही सैन्य अकादमी खोलने की सिफारिश की। 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में रेलवे स्टाफ कॉलेज के पुराने भवन में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई। आईएमए आज भी भारतीय सेना के नए अफसरों को ट्रेनिंग देती है। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के वक्त भारतीय सेना में 1,94,373 सैनिक थे। उस वक्त सेना में 96 इन्फेंट्री बटालियन और 18 कैविलरी रेजिमेंट्स थीं। भारतीय सेना को दूसरे विश्व युद्ध में साहस और वीरता के लिए करीब 6,500 पुरस्कारों से नवाजा गया। इनमें से 4,800 सिर्फ वीरता के लिए थे, जिनमें 31 विक्टोरिया क्रॉस और 4 जॉर्ज क्रॉस शामिल थे। भारतीय सेना ने अप्रत्यक्ष तौर पर आज़ादी के आंदोलन में भी भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज जैसी देशभक्त सेनाओं में भर्ती होने के लिए करीब 20,000 अधिकारी और सैनिक सेना से ही गए। अप्रैल 1930 में हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स ने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस तरह आज़ादी की लड़ाई में सेना के जवानों ने अहम योगदान दिया। जनवरी 1946 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स
और फरवरी में रॉयल इंडियन नेवी ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर देशभक्ति का उदाहरण पेश किया। आजादी के वक्त देश में करीब 2.5 लाख सैनिक और अधिकारी थे, जिनकी तादाद में आज काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। संख्या के हिसाब से दुनिया में भारतीय सेना तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन जोश और जज्बा उसे दुनिया की सबसे उत्कृष्ट और साहसी सेना बनाते हैं। विपिन चौहान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।